ठीक। तो इसमें इस पर कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है कि इस पर जब आएगा तो यू डब्ल्यू सब निकालना पड़ेगा, इसलिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ढंग का क्वेश्चन नहीं बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा कर्व ज़रूरत है, बाकी और कोई खास इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या था बताओ? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जो कांस्टेंट हो जाएगा तो किसको ओबे करेगा? P प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लॉ या पेल्सक लॉ जिसे कह सकते हैं। ठीक। और वॉल्यूम जो कांस्टेंट है तो डेल्टा B की वैल्यू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इस पर क्वेश्चन आपका बनेगा। और जब वर्क डन 0 हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका हो जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0। क्वेश्चन आ गया कि इंटरनल एनर्जी 100 जूल है तो Q क्या होगा? तो Q भी क्या हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेम होगा इस पर। ठीक। तो अब इसमें जो कर्व आपका वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका इस पर, बाकी और कोई खास नहीं। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम जिसे कहते हैं। कहते हैं ना कि चक्कर खा गए, जहाँ किसी घर ढूंढ रहे, जहाँ चले फिर उसी चौराहे पहुँच गए। तो तभी पहुँच पाएंगे जब आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट बनी हो, उसमें कोई चेंज कमी ना आती हो। इसका मतलब U कांस्टेंट हो गया। अब जब U कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो जाएगी तो बैठ जाओगे, वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। इसका मतलब वहाँ पहुँचे हो, एनर्जी में कोई कमी नहीं आई है। तो जब U कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U की वैल्यू क्या हुई? तो डेल्टा U पूरे प्रोसेस का 0 हो गया। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा। इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो है 100 जूल है तो Q कितना हो जाएगा? वो भी कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। इस पर दूसरा क्वेश्चन कर्व का आ जाता है, और कर्व का ये आ जाता है, ये हमने बताया था आपको, केवल साइक्लिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें एरिया हम जो है केवल उतने कर्व का निकालते हैं, बस बाकी का नहीं निकालते। बाकी जितने कर्व होते हैं सबका एक्स एक्सिस तक हम निकालते हैं पूरा। ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो। ट्रेसिंग इसका जो है क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। तो इसमें पॉजिटिव वर्क डन होगा और इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो एक मतलब चीज़ आपको ये मिल गई। ठीक। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा कर्व का आ जाता है। तो इसमें दो बातें आपको इम्पोर्टेंट मिल गई। इनमें से वो कोई खास नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका। बाकी और कोई खास बहुत है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में हमने कहा था कि क्या कांस्टेंट होता है? T कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और U डिपेंड करता है T पर। तो इसका मतलब U भी क्या हुआ? और U कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा U क्या हुआ? तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।
कि आइसोथर्मल प्रोसेस आए हुए हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन 100 जूल है, तो डेल्टा यू क्या वो भी क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या वो भी 100 जूल हो जाएगा। एक तो ये मतलब चीज़ आ गया। दूसरा, अब यहाँ पर ये जो किस लॉ को ओबे करता है, बॉयल्स लॉ, तो पी बी इज इक्वल टू P1 B1, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, इसके बाद इसमें फिर और चीज़ें हमने बताया था कि ये स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कोई कंटेनर है, ऐसे पिस्टन है, ये भरा हुआ है, ठीक, हमने कहा था कि वाल जो है क्या होनी चाहिए, गुड कंडक्टर होनी चाहिए, ताकि जब हम इसको हीट मतलब बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो टेम्परेचर बाहर वाल से क्या करे, निकल जाए। तो टेम्परेचर आपका कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो स्लो प्रोसेस होना चाहिए, और वाल्स जो है वो गुड कंडक्टर होनी चाहिए। इसके बाद इसमें हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा था, क्या फॉर्मूला आया था, 2.303 म्यू RT log V2 अपान, या यही था P1 अपान, इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ज़्यादा तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है। ठीक, तो दो बातें इसमें हो गई, एक तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, और दूसरा आपका जो है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब मान लो ये निकाल के, क्योंकि जो Q है वही W है, तो यही Q है और यही क्या हुआ, W भी हो सकता है, क्योंकि U की वैल्यू यहाँ क्या हो रही, 0 हो रही। अब आते हैं हम लोग कर्व पर। ठीक, कर्व जो होता है ऐसे आइसोथर्मल कर्व कहा जाता है ये। ठीक, स्लोप इसका ऐसे हल्का स्लोप कम होता है, तो आइसोथर्मल कर्व होता है, अभी दोनों हम पढ़ेंगे, अभी आगे बता रहे हैं। तो एक चीज़ तो मतलब का आपका वर्क डन का हो गया, एक मतलब का ये हो गया, दूसरा ये स्लो प्रोसेस होता है, वाल जो है गुड कंडक्टर होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो U कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई। एक बात हो गई इसमें। अब आते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम ना हीट लेता है ना हीट, तो डेल्टा Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डेल्टा Q जब 0 हो जाएगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन -10 जूल है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, +10 हो जाएगी। इस पर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है। इसके बाद ये पॉइजन लॉ को ओबे करता है। अब ये क्या होता है, PB की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और यहाँ से हमने कहा था कि जो दिया जाए इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आपको PB इज इक्वल टू ये म्यू RT फार्मूला होता है, POB में दिया है तो इसी को रखिए, VOT में दिया है तो क्या करिए, P को यहाँ से हटा दिए इसी क्वेश्चन से, POT में दिया है तो B को इसी क्वेश्चन से हटा दीजिए, तो 3 ही क्वेश्चन आपको यहाँ से मॉडिफाई होते हैं। केवल एक याद किए रहिएगा, बाकी आप निकाल लीजिएगा, बाकी मत रटना। गामा हमने कहा था ये क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, और मोनो एटॉमिक के लिए बताओ 5/3, डाया के लिए 7/5, पॉली के लिए, ये याद किए रहिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसमें जो वाल्स होनी चाहिए कंटेनर की, क्या बताया था बताओ, बैड कंडक्टर होनी चाहिए। क्यों बैड कंडक्टर होनी चाहिए, कि हीट ना ले ना हीट दे, और प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। सडन प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, ये वर्ड यूज किया जाता है। एडियाबैटिक नाम नहीं लेंगे तो ये दे देते हैं, फास्ट प्रोसेस, सडन प्रोसेस, तो समझ लो एडियाबैटिक का काम हो रहा है ये।
इस पर आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग कर्व। अब कर्व दोनों के इकट्ठे पढ़ लेते हैं। ठीक, ये जो कर्व है आइसो थर्मल, और ये क्या कहा जाएगा, एडियाबैटिक, सडन फास्ट प्रोसेस है तो एडियाबैटिक हो गया ये। और ये क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल कहलाएगा। तो इसमें दो बातें समझ लो, एक तो W आइसोथर्मल ग्रेटर देन W एडियाबैटिक, दूसरा प्रेशर आइसोथर्मल ग्रेटर देन प्रेशर एडियाबैटिक, तीसरा टेम्परेचर आइसोथर्मल ग्रेटर देन टेम्परेचर एडियाबैटिक। यही कर्व जब ऐसे हो जाए, इधर देखिए, ये P है और ये B है। अब ये ऐसे कर्व जा रहा है, इसमें प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तब ये आपका कहलाएगा एडियाबैटिक और ये कहलाएगा आइसोथर्मल कहलाएगा। और यहाँ पर जैसे इसमें का ये ज़्यादा था, वैसे इसमें सब ज़्यादा हो जाएगा। मतलब W एडियाबैटिक ग्रेटर देन W आइसोथर्मल, प्रेशर एडियाबैटिक ग्रेटर देन प्रेशर आइसोथर्मल, टेम्परेचर एडियाबैटिक ग्रेटर देन टेम्परेचर आइसोथर्मल। ये बस इतना ध्यान दे रहे हो कि ये जब कर्व इस तरफ होगा तो ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा, और जब कर्व ऐसे जा रहा होगा तो ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा। लेकिन यही आया है, ज़्यादा नहीं आया। और एक चीज़ दोनों में कॉमन होता है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसो। दोनों केसेस में स्लोप जो है एडियाबैटिक के ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल का कम होता है। ठीक, तो इतनी सारी बातें इसमें हुई, और इसमें ही इसी क्वेश्चन 2-4 जो भी आए हैं, इस पर ज़्यादा नहीं आए हैं। तो ये चीज़ आपके हो गया। अब ये जरा कर्व देखिए, बहुत सारे हैं तो यहाँ समझिए पूरा कर्व। ठीक, चलो इधर देखो, P और B में कर्व है। ठीक, P और B में कर्व है, देखिए ध्यान से। एक कर्व आपका देखिए ये वाला है, ये क्या कांस्टेंट है बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में। ठीक, अब कर्व नंबर 2 देखिए, ये है, ये बता दो अपने आप, अभी बता ही दिए हैं। कौन सा है, आइसोथर्मल कर्व है। अब थर्ड आ जाइए। ठीक, थर्ड का जो है स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसका ऐसे स्लोप आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ, एडियाबैटिक हुआ। और फोर्थ वाले कर्व में तो समझ गए होंगे, ये वाला क्या कांस्टेंट है बताओ, तो वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में होता है। बोलो, और देखिए
इसमें आइए, पीटी कर्व। पीटी मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में। अब नंबर 1 कर्व देखो, ये वाला क्या कांस्टेंट है? तो प्रेशर कांस्टेंट तो कौन सा हुआ? आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ। नंबर 2 ये क्या कांस्टेंट है बताओ? क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए इधर है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। किस में होता है? आइसोथर्मल में होता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ तो टेढ़ा था, यहाँ तो सीधा है। अरे यहाँ पीबी कर्व था और यहाँ पीटी कर्व है। बोलो बोलो। अब तीसरा बता दो। अच्छा, तीसरा से पहले तुम चौथा बता दो, तब तीसरे पे आते। चलो तीसरे चलो सही। कर्व ऐसे आया है ये ठीक। अब इसमें ये तीसरे वाले कर्व में इस तरह का स्लोप आ रहा है और पीओटी के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर, जैसे मान लो यहाँ पे थे तो प्रेशर ये था, टेम्परेचर ये था, और ऊपर गए प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व किस में आ जाएगा? पी और टी में आ रहा है। पी और टी में आ रहा है मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? ये क्योंकि P जो है ये पावर ना होता तो सीधे कर्व ये वाला जाता, स्ट्रेट लाइन जाता, लेकिन ये पावर होने के वजह से एक्सपोनेंशियल टाइप की वैल्यू अपनी देगा ये। तो ये आपका जो तीसरा वाला हो गया, ये वाला कर्व हो गया, वो कौन सा हो गया? एडियाबैटिक हो गया। अब आओ फोर्थ पर आ जाओ। फोर्थ में क्या हो रहा है? ये सीधे कर्व जा रहा है, देखो ये जा रहा है ये, और ये P प्रोपोर्शनल टू T। और P प्रोपोर्शनल टू T बता दो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, जो कि प्रेशर लॉ को फॉलो करता है। उसमें वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, P प्रोपोर्शनल टू T। तो ये भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ये कोई डाउट नहीं होगा, ये नहीं होगा, थोड़ा बहुत यही होगा। तो उसका रीजन हमने यहाँ बताया, क्योंकि पावर है तो ये एक्सपोनेंशियली टाइप चेंज होगा। अब आते हैं VT कर्व। इधर V है, इधर T है। V के कर्व देखिए, नंबर 1 ये क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो समझ गए होगे कौन सा हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ। अब आ जाओ नंबर 2। अच्छा, पहले नंबर 3 और 4 निपटा लेते हैं तब आते। नंबर 3 ये देखो, इसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। किस में होता है? आइसोथर्मल में होता है। ठीक है। 4 नंबर पे आ जाओ। ये कर्व बता रहा है B प्रोपोर्शनल टू, किस में आता है ये? B प्रोपोर्शनल टू T, आइसोबैरिक प्रोसेस में आता है। तो चौथा वाला भी मामला क्लियर हो गया आपका। अब बचा कौन सा आपका? दूसरा वाला बचा। अब दूसरा वाला तो समझ गए होगे, ये जो टेढ़े मेढ़े वाले होते हैं ये सब एडिया, कहीं भी देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब में टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। तो टेढ़े वाले सब कौन से हैं? एडियाबैटिक हैं। इसमें बस टेढ़ा वाला आपका आइसोथर्मल और मिल जाता है, POB में होगा। और बाकी जो है अब यहाँ समझ सकते हो, एक बार पूरा एक घर पे जाके एक बार फिर से देख लेना इसको। पहले वाले में क्या करें? ठीक, ये देखिए फर्स्ट वाला है ये, मतलब फर्स्ट वाला आपका ये गया है। फर्स्ट ये गया है, ठीक। सेकंड ये गया है, और थर्ड ये गया है, फोर्थ ये है। बोलो, सेकंड ऐसे गया है ये,
तो इसका स्लोप कम है तो आइसोथर्मल हुआ, इसका स्लोप ज़्यादा है तो एडियाबैटिक हुआ। अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट वाला ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है, ये फोर्थ ये है। अब फोर्थ में यहाँ पी प्रोपोर्शनल टू क्या लग रहा है, टी, बी कांस्टेंट हो गया। यहाँ देखो, ये फोर्थ है ये, और यहाँ बी प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ है, यहाँ क्या कांस्टेंट है, पी। बस सब निकल आए, बोलो, अब हो जाएगा ना ये। अब यहाँ दे रहे हैं कि डिफरेंट टाइप प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट 1 2 3, इसमें से एडियाबैटिक कह रहे हैं कौन सा है, पी और बी में कर्व है, ठीक। अच्छा, अब एक एक बता दो, ये 1 वाला कर्व कौन सा है, 1 वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस। 2 वाला, अच्छा चलो 4 वाला, 4 में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबैरिक प्रोसेस। अब 3 और 2 और बचा, 2 वाला कौन सा हुआ, 2 वाला एडियाबैटिक और 3 वाला आइसोथर्मल। ये हमने पहचाना स्लोप से। चलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक। अब मैच करना है आपको, देखो ये बताओ, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है बताओ, ये कर्व सीधे आ रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो चलो, तो किससे, फर्स्ट वाला सी से हुआ, ये वाला फर्स्ट सी। अब फर्स्ट सी, पी का सी, अब यहाँ आ गए। अब सेकंड वाले पे आओ, सेकंड में देखो ये हल्का सा इधर को, मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। अच्छा पहले और देख लो, चलो ये फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, तो कौन सा हुआ, फोर्थ। फोर्थ का मतलब हुआ एस, फोर्थ, फोर्थ का बी, फोर्थ का मतलब फोर्थ मतलब एस, एस का बी, ये हो गया। अब और आ जाओ, अब हमारे पास 2 और बचे हैं, एक कर्व आपका ऐसे जा रहा है, एक ये जा रहा है। ये बताओ, ये एफ वाला जो कर्व है ये कैसा है, इसका स्लोप ज़्यादा हो रहा है तो कौन सा हुआ, एडियाबैटिक। तो एफ मतलब कि सेकंड पी क्यू, और क्यू का ए का मतलब सही है। और ये वाला बता दो, आइसो थर्मल हो गया, मैच हो गया ना। An ideal gas undergoes cyclic process ABCD, ठीक है। Amount of work done by the gas, तो बताओ ये साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन बोलो, एरिया निकालो इसका। अब एरिया बताओ क्या हो जाएगा, इतने के एरिया 3B 2P नॉट माइनस P नॉट और 3B नॉट, तो बताओ 2P नॉट। अब बताओ पॉजिटिव की निगेटिव, ट्रेसिंग कर्व कैसा है बताओ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक। और देखो thermodynamics system undergoes cyclic process ABCD as shown in figure। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा पहले ये देख लो तब इसको बता रहे हैं। 22 देख लो, is it possible to increase the temperature of gas without adding heat to it? Also give the example। मतलब बिना हीट दिए किसी सिस्टम का टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं। कह रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस।
किसका? एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक में हम क्या करते हैं, हीट ना लेते हैं ना, और उसके बावजूद जो है क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा होता है, ना हीट ले रहे हैं ना दे रहे हैं, उसके बावजूद बढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल लिख लो कि एस और एडियाबैटिक, ये सही करना, एडियाबैटिक होगा। ठीक, एडियाबैटिक लिख लेना यहाँ पर। अच्छा 21 का ए देख लो, ये क्वेश्चन था, फिगर वहाँ नहीं बनी थी, यहाँ पे है। इसमें कह रहे हैं वर्क डन निकाल लिए, वर्क डन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो क्या हो रहा है, इधर देखो, यहाँ इस नीचे वाले ट्रायंगल में ट्रेसिंग कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, और ऊपर वाले में ट्रेसिंग कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। जितना एरिया नीचे है उतने एरिया ऊपर है, तो एक में पॉजिटिव हुआ और एक में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा। और वैसे भी जब जीरो कहीं देखा करो तो मार दिया करो, मतलब 0.1% ही चांस है गलत होगा, अदरवाइज सही होता है। ठीक, चलो इधर देखो, हीट इज गिवन एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में कह रहे हीट दी जा रही है। ठीक, अब बताना कौन सा सही है इसमें। फर्स्ट दे रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल डिक्रीज। हीट दे रहे हो तो हीट देने से यू टी पे डिपेंड करता है, तो यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहला गलत हुआ, बोलो बोलो। सेकंड कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। सही गलत, बिल्कुल सही है, क्योंकि U प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। सी दिया है द गैस नहीं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, तो गलत ही हो गया, जब ऊपर सही कर लिया तो नीचे गलत हो गया। डी कह रहे हैं द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क। अब जब हम सिस्टम को टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हीट सिस्टम खुद काम करेगा, और खुद काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। द गैस विल डू नेगेटिव, तो ई गलत हो गया, तो दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। अब देखिए अब की आया हुआ था 23 में। रियल एंड आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, तो पहला दिया है, रुक जाओ, पहला दिया है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल डिक्रीज। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू में कोई चेंज नहीं आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ए गलत, बी गलत, और सी दिया इंटरनल एनर्जी विल नॉट, ये सही हुआ। और डी द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, ये सही हुआ। द गैस विल डू नेगेटिव, ये गलत हो गया। क्योंकि आइसोथर्मल में यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यू में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए यू वाला मामला, इंक्रीज डिक्रीज वाला सब गलत, यू में कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद सही हुआ सी, और फिर सही हुआ डी। चलो अब ये बता दो, फॉर द गिवन साइकिल द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। अपने आप बताओ कितना आंसर आएगा। देखो इस साल आया हुआ है। आइसोबैरिक प्रोसेस कहाँ पे है बताओ। ये कर्व है आपका, तो बताओ वर्क डन क्या करोगे, हाफ। हाफ नहीं, केवल आइसोबैरिक। देखो ध्यान दो इस पॉइंट को, यदि ये कहते हैं इस सिस्टम का निकालना वर्क डन, तो क्या करते, एरिया निकालते, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन ये पूरे के नहीं पूछ रहे हैं, ये केवल कर रहे हैं जो आइसोबैरिक प्रोसेस में है उसका निकालना है। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में जरा देखो क्या हो रहा है। आइसोबैरिक प्रोसेस ए से बी, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, तो निकालेंगे तो W इज इक्वल टू, बोलो ये कितना है, 3 इंटू,
और ये 0 हो गया, और ये 3 माइनस 1, 3 माइनस, तो 6 इंटू, और सब देखो सिस्टम देखो, कहाँ 10 टू पावर, अच्छा 2 है ये, तो ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? अब पूरे निकालना होता तो ट्रायंगल के एरिया निकालते बस, और उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता कि निगेटिव होता? पॉजिटिव होता, क्योंकि ट्रेसिंग कर्व का कैसा है? क्लॉकवाइज है। बोलो। (24) गैस एक्सपेंड कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन तो बताने लायक ही नहीं, पी डेल्टा चलिए 25 देखिए, मोनोटॉमिक गैस, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं। गामा आपको दिया है 5/3, सडनली कंप्रेस टू 1/8, तो B1/8, देन द प्रेशर, अब यहाँ दिया है डायबेटिकली, प्रेशर आपको P2 फाइंड करना है, तो बताइए क्या लगाओगे? P1/P2 और B2/B1 टू पावर, तो B1/8 B1 और 5/, तो 1/8 की पावर 5/3, और 5/3 को इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? 1/2 टू पावर 3 टू पावर 5/3, 3 से 3 क्या हुआ? ये कितना आएगा? 32 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन है, मोनोटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1 is enclosed in a cylinder fitted with the frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1, L2 are the length of the gas column before and after expansion, the value of T1 and T2. समझो ध्यान से, ये मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक, ये भरी हुई है पूरा, टेम्परेचर T1 है, लेंथ इसका L1 है, ये पिस्टन लगा हुआ है, गैस अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली, अच्छा ये एक्सपेंड कर रही है ये, अब ये यहाँ तक मान लो आ गया, ये L2 हो गया, ये T2 हो गया। L1, L2 आर द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम बिफोर एंड आफ्टर, T1, T2 हमें निकालना है, ठीक। मोनोएटॉमिक है तो गामा मिल गया हमें, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये तो क्लियर हो गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास ये दिया टेम्परेचर और हमें दिया है लेंथ, ये लेंथ टेम्परेचर तो क्लियर हो गया, लेंथ कहाँ आएगा? वॉल्यूम में आएगा। गैस का जो वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू एरिया कंटेनर का हो गया, तो दोनों केस में एरिया क्या हुआ? सेम हुआ। इसका मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू सीधे क्या हो गया? एरिया से कोई मतलब नहीं रहा। अब बताओ वॉल्यूम का और टेम्परेचर का फॉर्मूला बताओ। तो हम लोगों ने PV टू पावर गामा इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT, तो P हटा दो यहाँ से,
आर टी अपान वी, यहाँ रखो आर टी अपान वी बी टू पावर गामा इज इक्वल टू, तो टी बी गामा -1, तो यहाँ से आया T1 अपान T2, तो B2 अपान, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, L2 अपान बस। अच्छा T1 अपान T2 पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, ओके बोलो। सीधा सीधा जहाँ वॉल्यूम था उसकी जगह हमने L लिख दिया बस। कहाँ बताओ, अरे भाई यहाँ वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम को हमने हटाया, कंटेनर एक ही है, कंटेनर का एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया तो कंटेनर हमारा एक ही है, एरिया में कोई चेंज आएगा नहीं, उसको हमने छोड़ दिया, L बचा हमारे पास। चलिए 26 का ए, कंसीडर टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेनिंग मोनोटॉमिक गैसेज एट द सेम प्रेशर, यहाँ पर P है, ये सेम प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। ये दो कंटेनर हैं, ठीक, P, B और द गैस इन A इज कंप्रेस आइसोथर्मली 1/8, इसको जो है कंप्रेस किया जा रहा है, तो वॉल्यूम हो गया B1 बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, वाइल द गैस बी कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, इसका जो वॉल्यूम है ये भी B1/8 हो गया। द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन B टू दैट ऑफ A। अब इस क्वेश्चन में ये क्या किए कि दोनों यहाँ पर ला यूज कर लिए, आइसोथर्मल भी और एडियाबैटिक दोनों यूज कर लिए। बस कह रहे हैं दोनों का जो प्रेशर होगा उसका रेशियो निकालना है। तो ये बताओ कि इसमें ये आइसोथर्मल है तो किसको ओबे करेगा, PV इज इक्वल टू, तो P1 P2 V2, तो ये V1/8 B1, तो 1/, तो P2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ठीक। गैस कौन सी है बताओ, मोनोएटॉमिक। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर P1/P2 और B2/B1 टू पावर, तो B2 B1/8 अपान B1 5/3, कितना सॉल्व करने पे आया था, तो इसको हम P2 डैश कह ले रहे हैं। P2 डैश इज इक्वल टू, क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं दोनों का रेशियो निकालो, तो P2/P2 डैश P1/8, एक मिनट, P2 बराबर आएगा 32 P1 सही, और ये P2 इज इक्वल टू 8 P1 आएगा ये, तो ये आ जाएगा 8 P1 अपान, शुरू में दोनों का प्रेशर, दोनों का वॉल्यूम, दोनों का टेम्परेचर क्या था, सेम था। तो शुरू हमने मान लिया दोनों का P1 रहा होगा, इसीलिए दोनों में P1 हमने रखा है, लेकिन जो फाइनल प्रेशर होगा वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आया, दोनों कंटेनर, ये वाला और ये वाला, हमने मान, इन्होंने कहा दोनों PBT मतलब प्रेशर वॉल्यूम सब सेम है, तो हमने दोनों का इनिशियल प्रेशर P1 ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, दोनों का वॉल्यूम इनिशियल B1 और B1 ले लिया, ठीक।
तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इसका प्रेशर निकाल लिया 8P1 आया, इस फार्मूले से इसका प्रेशर निकाल लिया 32P1 आया। दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि दोनों का क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था। बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने दोनों प्रोसेस का यूज कर लिया है, आइसोथर्मल का भी, एडियाबैटिक का भी। बस सीधा सा बात है। क्लियर हो गया? ये मुश्किल चीज़ नहीं है यार, अभी ये क्वेश्चन किए ही हो, ये भी कोई मुश्किल नहीं। दोनों का रेशियो निकालना था, चेहरे फवाइयाँ उड़ रही हैं। हमारे मन 4 आया, उन्होंने क्या पूछा था, बी और ए का पूछा था, तो इसका मतलब क्या निकालना था हमें, P2 डैश अपान ये निकालना था। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये भी निकल रहा है। रेडिएशन हो ही गया, कंडक्शन हो गया, थर्मोमेट्री हो गई, तो हीट बिल्कुल नदियाँ किनारे लगी है। अब ये 27 है, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर एन, किसके लिए होता है, बोलो, आइसोथर्मल के लिए। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन व्हिच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ, इंटरनल एनर्जी किस में कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल में। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक, चलो ये वाला करो, 28। During an adiabatic process, the pressure of the gas found to be proportional to cube of its absolute temperature. The pressure proportional to, ये दिया है नहीं, टेम्परेचर। कह रहे हैं गामा, गामा आपको निकालना है। क्या करोगे बताओ? ये तो क्लियर हो गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है और दिया भी है। तो पी और टी अभी हमने क्या बताया था, बताओ? इधर देखो, PB टू पावर गामा इज इक्वल टू बी, हटा दो तो बी क्या हो जाएगा बताओ, RT अपान P टू पावर गामा इज इक्वल टू, अब इधर देखिए, T टू पावर गामा, P टू पावर गामा इज इक्वल टू, ये इसके नीचे ले आओ, T गामा P गामा -1 इज इक्वल टू, अब ये सीधे लिख सकते हैं हम लोग, P गामा -1 प्रोपोर्शनल टू, अब इधर देखिए, यहाँ P पे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ से हटाइए इसको, तो कैसे हो जाएगा बताओ, गामा अपान गामा माइनस, इधर जब पावर जाती तो 1 अपान हो जाती है। अब इससे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, गामा अपान गामा -1 इज इक्वल टू, तो 3 गामा माइनस, तो 2 गामा इज इक्वल टू, तो गामा इज इक्वल टू, गैस कंप्रेस एडियाबैटिकली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करें, कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, सही गलत, सही, एडियाबैटिक में कोई हीट सप्लाई। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, बोलो सही गलत, एडियाबैटिक में जब करेंगे टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, आइसोथर्मल में नहीं बढ़ता है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सही गलत, अब ये गलत, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, क्यू में कोई चेंज, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ द गैस, सही गलत, सही, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द गैस, इसीलिए इन्होंने कह दिया ऑन द गैस मतलब निगेटिव, और यही बाई द गैस कह रहे तो गलत हो जाता, ऑन द गैस मतलब W बराबर निगेटिव आएगा नहीं आएगा, बोलो, ऑन द गैस में W की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, और एडियाबैटिक में Q का मान 0 होता है, तो U बराबर -W होता है।
हम ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर बाई द गैस कर देते तो ये आंसर आपका गलत हो जाता। तो जो गलत था वो चूज करना था, यही गलत है, यही चूज करना था। तो बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने। चलिए बताइए 29 क्वेश्चन है, आइडियल गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड एडियाबेटिकली 8/20, वॉल्यूम जो हो रहा है 8/27 V1, गामा दिया है, देन द टेम्परेचर। अब गामा आपको दिया है, तो बताओ TOB में अभी फॉर्मूला क्या बताया था? PB की पावर गामा इज इक्वल टू, अब यहां से P हटाइए तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT/B। तो बताओ TB की पावर गामा -1 इज इक्वल टू, अब देखिए हमें T निकालना है तो लेफ्ट साइड रखिए, तो T1/T2 और B2/B1 टू पावर गामा माइनस इसका क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा, और स्क्वायर कर दो 3 का, और T127 300, जहाँ से P की वैल्यू हमने हटाया है, इधर देखो, यहाँ से ये नहीं हटाया है, हमने लगाया है PB, ध्यान दो इधर, PB इज इक्वल टू RT, तो वहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी RT/B, उसको यहाँ रख दिया P की जगह। अब ये B है, ये भी B है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? गामा -1। अरे भाई इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो गामा माइनस, और इसको नीचे लाते तो 1 माइनस गामा हो जाता। तो यही स्टेप आ गया हमारा, बोलो। और जब ये आ गया तो यूनिवर्सली हो रहा है, जब इसको इधर लाओगे तो 1/B आएगा ना, तो ये 1/2 चलेगा, तो ये क्या चलेगा? 2/1 चलेगा। $300 आया है, ये 27 डिग्री है, और कैपिटल T जहाँ जहाँ होता है केल्विन में यूज करते हैं, तो 273 हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, स्टेप हमने यहाँ कम कर दिया। बोलो, अब उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 4 कितना? रुक जाओ, देन द अच्छा टेम्परेचर बढ़ा वाला निकालना है, तो ये हमने फाइनल टेम्परेचर निकाला है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डेल्टा T, T2 माइनस ये। अब इसको सॉल्व करना, जो आएगा कितना आ रहा है? ये आएगा 30। देखो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर। बताओ इसमें क्या पूछ रहे हैं? हीट एब्जॉर्ब्ड इन साइक्लिक प्रोसेस गोइंग थ्रू द साइक्लिक, हीट एब्जॉर्ब मतलब क्या पूछ रहे हैं? Q, और साइक्लिक प्रोसेस में U क्या होता है? तो Q किसके बराबर हुआ? तो हमको क्या निकालना है? W निकालना है, एरिया। कुछ लोग रुक गए होंगे, तो यहाँ तो कुछ पूछ और रहे हैं, दिया कुछ और है, तो दिमाग लगाना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा? अब आओ सर्किल का एरिया हमने बताया था, सर्किल के एरिया के लिए ये हमने आपको बताया था, ये रेडियस इधर R1, इसको R2, तो हमने कहा था एरिया हो जाएगा पाई R1 इंटू। अब लेकिन यहाँ चल जाएगा क्योंकि डिजिट दी गई है, तो डिजिट में क्या होता है कि वैल्यू सेम आती, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होती। जैसे हमने
न्यूटन लॉ में एक बताया था, तो वहाँ पे एक फोर्स था, एक टाइम था, तो वहाँ R1 और R2 अलग अलग आता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू है तो दोनों सेम आएगा। अब बताओ कैसे निकालोगे इसका रेडियस? 30 में से 10 कितना गया? 20। 20 का हाफ क्या हुआ? तो यहाँ पर जो हमारा R1 होगा, R1 भी 10 होगा और R2 भी, देख लो ये भी 30 में से 10, तो आधा करोगे तो पाई 10 इंटू 10 कर लो, तो 100 यूनिट चेक कर लो, तो 10⁻³ करना पड़ेगा। किलो पास्कल है तो उसको हम 10⁻³ करेंगे। अब इधर क्या फिजिकल क्वांटिटी दे दिए ही नहीं, उसमें आंसर हम देख कौन से रहे हैं, यही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू कुछ चेंज है, वॉल्यूम तो है लेकिन वो वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब टाइप का कुछ होगा। ओके, तभी कैंसिल होगा, क्योंकि इसको हमें बदलना पड़ेगा। ये किलो पास्कल है तो यहाँ लिखेंगे 10⁻³ लिखेंगे। मेथड समझ लो फिर जो है। अब इसमें देखिए, आइडियल गैस टेकन अराउंड द साइक्लिक प्रोसेस ABCD A shown in figure, the total work done by the gas during the cycle। अब वर्क डन निकालना तो क्या करोगे, एरिया। अब एरिया बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 4p माइनस p कितना आया 3p, और 3b माइनस b 2b, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 3pb। 4p माइनस p कितना आया 3p, 3b माइनस b कितना आया 2b। तो ट्रायंगल है तो 1/2। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिए हैं, और वैसे वर्क डन होगा क्या, पॉजिटिव होगा, लेकिन खुदे कह दिया वर्क डन बाय द गैस, तो बाय द गैस है तो वैसे भी पॉजिटिव आ गया। हाँ, क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन है, आइडियल गैस फॉलोज द प्रोसेस PB² इज इक्वल टू फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर B1 B2, ठीक है, द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेयर C इज कांस्टेंट देन। इसमें हमें बताना है कि क्या सही है। पहली बात यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये बताओ पी ओ बीम रिलेशन पूछना चाहें तो क्या है, मतलब P और B में क्या रिलेशन हो गया, यूनिवर्सली हो रहा है। तो इधर देखो कह रहे हैं P1 ग्रेटर देन P2 है तो B1 ग्रेटर देन B2 है। सही गलत, गलत हो गया क्योंकि यूनिवर्सली हो रहा है ना, तो पहला गलत हुआ। सेकंड पे आओ, और सेकंड में P और T की बात कर रहे हैं, तो P और T की बात कर रहे हैं, B की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बताइए, PB इज इक्वल टू, तो B इज इक्वल टू RT/P, यहाँ रखिए P RT/B टू पावर गामा, तो P T की पावर गामा अपान P की पावर लागू, तो यहाँ गामा -1 इज इक्वल टू, अब किस में कह रहे हैं, P और T में। तो इधर देखो, कह रहे हैं P1 ग्रेटर देन P2 है तो T1 लेस देन T2 है। P1 ग्रेटर देन P2, तो ये भी क्या हो गया, गलत हुआ, क्योंकि दोनों गामा माइनस, यहाँ गामा है रखोगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, यूनिवर्सली नहीं होगा। ठीक, अब आ जाओ V और T में, B और T में, तो B और T में चेक करो, तो PB, तो P हटा दो, RT/B, चलिए इधर देखिए,
अब ये क्या बता रहा है, B2 ग्रेटर देन B1, तो कह रहे हैं T2 ग्रेटर देन, सही गलत, गलत हो गया। B2 ग्रेटर देन B1 तो T2 लेस देन, बोलो सही हुआ। गामा, गामा हमने रख दिया एडियाबैटिक समझ के, तुम गामा की जगह यहाँ 2 रखना। नहीं, इन्होंने खुद ही 2 दिया है, मतलब समझो पीबी पावर, तुम 2 यहाँ हमने गामा लिखा ना, तो यहाँ 2 लिखो। अब यहाँ 2 रखोगे तो 2 - 1, और यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो बन जाएगा तुम्हारा, ये P प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, बस इसका मतलब T बढ़ाओगे तो P क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हम लोग कभी कभी जैसे वो तुम साइकिल चला रहे हो, घर जाना है तो अपने आप पहुंच जाते हो, इसे हम लोग भी कभी कभी थोड़ा इधर उधर टहल लेते हैं। बाकी क्या है, सेम प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस को ही लेकर चल रहे हैं। तो एडियाबैटिक कैसे है, एक्चुअली ये क्या है ना, PB² आ गया। तो PB² का मतलब हो गया गामा, इसकी पावर B पे कोई पावर आ रही है, इसलिए हम एडियाबैटिक तरफ मूव कर गए थे। बाकी में कहीं पावर नहीं था, PB = कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू T ऐसा था। यहाँ पावर आ गया, जिसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम ये सीधे लगाते चले जाओ, सब निकल आएगा। चलो और बताओ, हो गया ना ये, बोलो। An ideal gas from state A to state B via 3 different process as indicated in diagram। इधर देखिए, ये ऐसे आ रहा है, POP के बीच कर्व है। बताओ कि वर्क डन 1 में सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 और सबसे कम Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन, लेकिन डेल्टा U सब में क्या होगा, तो हमें लग रहा बता ही दिया सब हमने। Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 और डेल्टा U सब में क्या होगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग इनिशियल वॉल्यूम B। ठीक, इधर ध्यान दो, प्रेशर 2P एंड टेम्परेचर T अंडर गोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA एज शोन इन बिलो। द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल इज। चलो बताओ, क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम क्या बताए थे, वर्क डन निकालना है, बताओ क्या करोगे, बोलो क्या करेंगे। एरिया तब निकालते हैं जब कर्व P और B के बीच दिया हो, क्योंकि W = P डेल्टा B होता है, इसलिए निकालते हैं, हर जगह नहीं कूद पड़ते हैं। कर्व किस में दिया है, P और T में, तो P और T के एरिया कहाँ वर्क डन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अलग अलग सबका निकालते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, पहले हम वर्क डन निकालेंगे WAB। अब WAB बताओ प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, अब यहाँ देखो वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बताइए वर्क डन क्या लगाएंगे, म्यू, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। ये क्या हमने बताया था, P डेल्टा B = म्यू R डेल्टा। अब P डेल्टा B तो खत्म हो गया, तो लगेगा नहीं, और म्यू मोल 1 मोल हो गया, R ऐसे रहने दो, डेल्टा T फाइनल माइनस, तो 2T - T, तो ये आ जाएगा R। अब आ जाओ WBC। WBC बताओ कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, बहुत धीमी, तो T कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, इसमें कौन सा बड़ा डर की बात है। चलो बताओ। अच्छा, अब यहाँ देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, तो 2 फॉर्मूले ना, प्रेशर के और वॉल्यूम के, तो प्रेशर और लगा लेंगे। क्या होता है बताओ, 2.303 म्यू RT log प्रेशर बताओ P1/,
तो 2.303 म्यू की जगह 1 आर और टी बताओ 2T। बोलो टेम्परेचर कितना है? लॉग। अब इधर ध्यान दो, P1 का मतलब ये P1 है और ये क्या है? P1 की जगह हाँ P1 2P नहीं, इधर देखो कहाँ से जा रहे हो, B से कहाँ जा रहे हो? तो B वाला इनिशियल हुआ और C वाला फाइनल हुआ, तो P1 2P हुआ और P2 P हुआ। समझ में आया? अच्छा एक चीज़ और है कि आंसर ये नेचुरल लॉग में दे रहे हैं तो हमें इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि यह देखो यहाँ सही से कर लेंगे। म्यू ठीक, टी की जगह हमारा क्या होगा? इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। चलो अब बताइए WCD बताओ कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसो, फिर वही लगाएंगे। अब इधर देखो, अब ये फाइनल हुआ और ये क्या हुआ? यहां ध्यान नहीं तो आंसर नहीं आएगा। क्या? अब W आ जाओ, DA कैसा प्रोसेस है बताओ? फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल है तो फिर लगाओ, तो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। देखो म्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू R और टी बताओ कि टी ही रहेगा। ये log E P1, अब इधर देखिए ये P1 होगा और ये, तो ये आ जाएगा P/2P RT log 1 माइनस log 2। log 1 की 0 होती तो माइनस RT, यह हमने M/N लगा दिया। बोलिए अब टोटल वर्क डन निकालो, तो WAB WBC WCD WDA WAB RT WBC 2 RT log E2, फिर माइनस RT और माइनस RT log E2। RT से RT क्या हुआ? ठीक, ln वो नेचुरल लॉग, E जहाँ होता है उसको ln लिख दिया जाता है, तो ln2 मतलब नेचुरल लॉग 2। ठीक, अब उसको हटाना चाहते तो 2.3 से मल्टीप्लाई करते और बेस 10 लग जाता, मतलब इसी को तुम और मॉडिफाई करना चाहते इसकी वैल्यू होती रख देंगे। तो ये मतलब आएगा नहीं, बताने का मकसद ये था कि ऐसा ना हो कि ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए और कूद पड़ो जाके, उसके लिए बताया। मतलब आँख खोले रहते हैं कि किसके बीच कर्व हमें दिया गया है। और दूसरी बात यह है, इसमें इतना पूछ सकते थे कि जैसे दे दिया A से B वर्क डन क्या हो गया, B से C वर्क डन, तुम्हारे यहाँ ऑब्जेक्टिव का ये पूछ लेंगे तो उसमें आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? पूरा नहीं पूछेंगे, पूरा सब्जेक्टिव में आ जाता है, लेकिन ये IT में क्वेश्चन आ चुका है। आइसोथर्मल चेंज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टेम्परेचर T3 T2 T1। ठीक है, POV में कर्व दिया है, इसमें आइसोथर्मल कौन सा बता रहा है बताओ? देखो ये तो बताएगा नहीं, बोलो ये भी नहीं। अब बच्चे तुम्हारे पास दो,
कौन सा बच रहा है? ये ए और बी। अच्छा, इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं? ये डिफरेंस है T1, T2, T3, और ये इधर दिया गया है और दिया गया T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन। इसका मतलब हो गया जो अभी हमने बताया था, एक बताया नहीं था, टेम्परेचर ग्रेटर देन, ठीक। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये इनके बीच का जो एरिया तो बढ़ जाता है, मतलब ये T3 ये ज़्यादा होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम। तो कर्व लगभग दोनों ही आइसोथर्मल है, लेकिन ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर दिया गया था T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, P और B के बीच का कर्व का एरिया क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। तो ये डी आपका ऑप्शन क्या हुआ? तो हमें लग रहा है कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा मज़ा आ गया होगा, कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो दोनों टॉपिक, अब ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स है नहीं आपके सिलेबस में, उसमें करनॉट इंजन वगैरह है तो वो हटा दिया गया है, ठीक, तो वो पढ़ना नहीं है। अब बचा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक क्वेश्चन या दो आएंगे, तब इसको हम लोग